हेलो स्टूडेंट्स। हम अपना टॉपिक कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हमने उसका पार्ट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने उसका मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्टिव्स हो गए थे, एप्लीकेबिलिटी हो गई थी, मीनिंग, डेफिनेशंस, ये सब हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमारा इसमें एक टॉपिक रहता है, ठीक है। आज हम अपना वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हमें करने हैं इसके प्रोविज़न्स। फैमा एक्ट जो आया था उसके कुछ प्रोविज़न्स भी थे, क्योंकि जब भी कोई एक्ट आता है तो उसके कुछ प्रोविज़न्स उसके साथ आते हैं ना। तो जो फैमा एक्ट आया था 1999 में, तो उस एक्ट के कुछ प्रोविज़न्स थे। तो वो प्रोविज़न्स क्या क्या थे, क्या बोलते थे, क्या कहते थे, अब हम वो कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, मेजर प्रोविजंस क्या क्या थे देखो। सबसे पहले ये बोलता है फ्री ट्रांजैक्शंस ऑन करंट अकाउंट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दैट मे बी इम्पोज्ड। देखो, आई थिंक तो आप सबको करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट्स क्लियर होंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक सी टर्म है। तो ये बोलता है कि भाई फ्री ट्रांजैक्शंस, कि भाई कोई इसने बोला रेस्ट्रिक्शंस ना हो, फ्री ट्रांजैक्शंस हो जो भी हमारी करंट अकाउंट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डैट मे बी इम्पोज्ड। अब इसने क्या बोला, इसने पहले तो बोल दिया कि फ्री ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं फ्री ट्रांजैक्शन, जो भी करंट अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस करी जाएंगी उनके ऊपर कोई ना कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाई जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके ऊपर। अब ये तो नहीं है कि आपने पूरी, अगर आपकी फैमिली ने आपको फ्रीडम दे दिया तो बिल्कुल ही फ्रीडम तो नहीं दी कि वो आपसे ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई आप कहाँ हो, कितने दिनों से घर नहीं आए हो, क्यों नहीं आए। तो ऐसा तो नहीं है, दी उन्होंने फ्रीडम, लेकिन कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो साथ साथ होंगी ना। तो ये बोलता है कि भाई कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसे यहाँ इम्पोज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है जो आरबीआई होता है। देखो, हमने आई थिंक मैंने एक वीडियो में आपको कराया था कि कई कुछ इसके रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है, एक्ट्स के रेगुलेटर्स होते हैं। तो अब ये क्या बोलता है कि जो आरबीआई होता है ना, वो कंट्रोल करता है। किस चीज़ को कंट्रोल करता है? वो जितनी भी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो आरबीआई के कंट्रोल में होती हैं। आरबीआई उन्हें सारा कंट्रोल करता है। अगर किसी को ना करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बोल देना, मैं एक उसकी अलग वीडियो बना दूंगी, या मैं आपको वैसे शेयर कर दूंगी उसकी डेफिनेशंस। उसके बाद बोलता है कंट्रोल ओवर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। देखो, अब जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोसीड्स या जो भी काम होंगे उनके ऊपर भी कंट्रोल होगा, क्योंकि देखो जो एक्ट आया है उसने कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो लगाई होंगी, तभी वो एक्ट आया है ना। तो ये बोलता है कि भाई कंट्रोल ओवर, उसका कंट्रोल होना चाहिए। जब भी वो रियलाइज़ हो रही है, उसकी वैल्यू निकाली जा रही है या क्या है, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, उसका कंट्रोल होगा। नेक्स्ट आता है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। जब भी आप डीलिंग करते हो ना फॉरेन एक्सचेंज में, तो आप ऑथोराइज पर्सन के थ्रू करते हो। ये नहीं है कि मैं गई और मैंने जाके सीधा काम करना शुरू कर दिया या मैं फॉरेन एक्सचेंज करने, नहीं। ऑथोराइज पर्सन होने चाहिए आप। ऑथोराइज पर्सन होता है जो कि लीगली उसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो वो कौन हो सकता है? जैसे ऑथोराइज डीलर हो सकता है, मतलब उसे उसकी राइट ड्यूटीज़ मिली होंगी ना, तभी तो वो ऑथोराइज्ड है। नेक्स्ट होता है मनी चेंजर। जो मनी चेंजर, उसको भी उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ उसकी ड्यूटीज राइट्स दी जाती हैं तभी। तो वो बोलता है कि जो भी इससे रिलेटेड डीलिंग होती है ना, वो सारी आप ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ही कर सकते हो। आप, मैं नहीं कर सकते। अगर हमें परमिशन मिलेगी तभी हम कर सकते हैं, अगर हम ऑथोराइज पर्सन होंगे वो भी तो। नेक्स्ट आता है अपील प्रोविज़न। देखो, कुछ अपील्स भी हैं। अपील बोलते हैं ना कि भाई हम अपील कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ से हम सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम उसके रिगार्डिंग कुछ अपील डाल सकते हैं कि भाई ये चेंज होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो अपील प्रोविजंस आते हैं इंक्लूडिंग स्पेशल डायरेक्टर, उसके लिए भी एक स्पेशल डायरेक्टर उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, कि भाई वो पूरी की पूरी एलिजिबल होगी। नेक्स्ट आता है कोई भी पर्सन जो कि सेल कर रहा है या फॉरेन एक्सचेंज निकाल रहा है विदाउट प्रियोर परमिशन, अगर वो कोई परमिशन नहीं ले रहा है, नहीं दे रहा है, कैन लेटर ऑन इन्फॉर्म आरबीआई। तो उसे बाद में आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सॉरी पहले, ठीक है। लेटर उसे देखो आरबीआई को उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
अगर आरबीआई को इन्फॉर्म, क्योंकि क्या बोला था उसने, क्योंकि आरबीआई सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस को या सारी के सारी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है ना, तो इसलिए इट मेक्स पॉजिटिव, ये इसका एक पॉजिटिव फीचर है कि भाई आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप नहीं इन्फॉर्म करते हो तो आप डीलिंग नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाता है या वो आपको उसके लिए पनिशमेंट भी दे सकती है। ठीक है, तो वो बोलता है कि भाई आपको आरबीआई को ज़रूर बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोविजंस आती हैं, अंडर दिस एक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विल बी मोर इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर। जो ये हमारा एक्ट होता है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव होता है। क्योंकि देखो, एक तो पहली बात उसने बोला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि देखो एक्ट जो भी है, इसने ये जो एक्ट दिया है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें हर चीज़ पहले इन्वेस्टिगेट की जाएगी, चेकआउट की जाएगी कि भाई हाँ वो एक्ट के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है फैमा रिकोगनाइज द पॉसिबिलिटी। जो फैमा होता है वो रिकोगनाइज करता है, चेकआउट करता है कि भाई पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की, इवन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कि क्या वो कैपिटल अकाउंट को भी कन्वर्ट करा सकता है। डैट इज़, इसका मतलब क्या बोला इसने, इट क्लैरिफाई, वो क्लैरिफाई करता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं या करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। ठीक है, अब वो देखो, ज़रूरी तो नहीं है आपने अगर जिस चीज़ में एक बार एंटर कर लिया तो आप उसी में ही काम करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको चेंजेबल भी हो सकता है ना। तो वो इसीलिए बोलता है कि भाई वो चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके बाद बोलता है द वोलेशन ऑफ फैमा इज़ ए सिविल ऑफेंस। अगर आप वोलेट करते हो, इस एक्ट को तोड़ते हो, तो वो एक सिविल ऑफेंस है। ठीक है, सही देखो, अगर आप किसी भी लॉ को तोड़ते हो तो वो तो सही नहीं है ना। एक्ट के रिगार्डिंग अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो उसके रिगार्डिंग एक्शन लिया जाएगा। तो यही चीज़ वो बोलता है कि अगर आप फैमा एक्ट को तोड़ते हो तो वो सिविल ऑफेंस में आ जाता है। नेक्स्ट, फैमा इज़ मोर कंसर्न, जो फैमा ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न करता है ना विद द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, ना कि फैरा। फैरा भी आया था ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो उसमें क्या था, वो ज़्यादा कंसर्न करता था रेगुलेशन और कंट्रोल के ऊपर। ये काम करता है मैनेजमेंट के ऊपर कि सारा काम प्रॉपर मैनेज होना चाहिए, और वो करता था कि भाई मेरा कंट्रोल, मेरी रेगुलेशंस। ठीक है, फैमा इज़ ए रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। जो एक फैमा होता है वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होती है जो क्या करती है, डैट अनेबल्स द आरबीआई, जिसे कौन देख रहा है, आरबीआई तो कर रहा है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस, रूल्स पास आउट करती है, जो कि किसके रिगार्डिंग है, फॉरेन एक्सचेंज से रिगार्डिंग है, इन टर्न विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। जैसे देखो, अब आप जो पॉलिसी लेके आए हो, आपकी इंडिया में जो पॉलिसी है, आपकी गवर्नमेंट तो उसी के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी ना। तो आपको रूल्स रेगुलेशंस पास आउट करने हैं किसके रिगार्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज, जो भी ट्रेड पॉलिसी होगी इंडिया की उसके लिए। हाँ जी, ये एक्ट हमारा यहीं तक होता है, मतलब कंप्लीट हो गया हमारा एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका कंक्लूज़न। अब इसका कंक्लूज़न क्या होता है, देखो फैमा जो होता है ना, उसमें सबसे पहली बात बोलता है उसमें एक ऑथोराइज पर्सन ज़रूर होना चाहिए जो कि आपकी फ़ॉरेन एक्सचेंज में या आपकी फ़ॉरेन की सिक्योरिटी में डील करेगा, जिसके थ्रू सारा काम वर्कआउट होगा। ऑथोराइज पर्सन कौन, जैसे कोई भी ऑथोराइज डीलर हो गया, मनी चेंजर हो गया, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिसे अथॉरिटी किसने दी हो, ऑथोराइज किया गया हो, चेकआउट किया गया हो या अथॉरिटी दी हो उसे आरबीआई ने, वो ही कौन होगा, ऑथोराइज पर्सन होगा। दस, फैमा प्रोहिबिट एनी पर्सन हु डील। देखो फैमा जो है वो प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है उस पर्सन पर हु डील इन और ट्रांसफ़र एनी फॉरेन एक्सचेंज, जो कि डील कर रहा है और ट्रांसफ़र भी कर रहा है अपनी फॉरेन एक्सचेंज को या अपनी सोसाइटी को। ठीक है, टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथोराइज पर्सन, वो ऑथोराइज नहीं है और वो उससे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना। ऑथोराइज होना चाहिए, उसने ऊपर ही बोला है कि भाई ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए। अगर वो ऑथोराइज नहीं है फिर भी वो उसे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड पॉइंट। उसके बाद आता है फैमा स्ट्रॉन्गली एनफोर्सेस फॉरेन एक्सचेंज लॉ इफेक्टिवली। देखो फैमा जो था वो बेसिकली भी
इसीलिए आया था कि भाई क्या होना चाहिए, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के लॉज हैं ना वो इफ़ेक्टिवली चलते रहें, क्योंकि कंट्रोल और रेगुलेशन तो वहाँ भी था फैरा एक्ट में, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट की बात हुई थी, इसीलिए फैमा एक्ट आया था। तो इसका मेन क्या काम था कि जो भी फॉरेन के जो भी लॉज हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिगार्डिंग वो इफ़ेक्टिवली चल सके, अच्छे से काम कर सके। ठीक है, ये एक्ट यहीं तक का था। ओके क्लास, अगर किसी को कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, थैंक यू क्लास।